ने स्थान देने से इनकार कर दिया। सार्वजनिक सभा करने से पहले अनुमति लेनी होती थी, अनुमति देने से इनकार कर दिया। तब जाकर भारत में उत्तर भारत मध्य प्रदेश के रीवा नरेश ने लोथार हाउस नाम की एक जगह जो आज ममफोर्डगंज में है इलाहाबाद में, लोथार हाउस खरीद करके कांग्रेसियों को दे दिया और कहा कि निजी भवन में कोई भी सम्मेलन करने के लिए अंग्रेज से पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं, आप मेरे बिल्डिंग में काम कर लीजिए। चौथे ही सम्मेलन से अंग्रेजों ने समझ लिया था कि कांग्रेस सेफ्टी वॉल का रोल नहीं निभा रही है और वो उसके खिलाफ प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करने लगे। और उदाहरण सुनिए, 1884 से 1888 ईस्वी तक के बीच में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल कम वायसराय थे। वही लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस को अपने यहाँ रात्रि भोज की पार्टी पे बुलाते हैं, जाने से पहले वो कहते हैं कि कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, भारत की बहुआयामी संस्कृति का कि प्रशासन की बागडोर कांग्रेस को हरगिज नहीं सौंपी जा सकती। वो कहते हैं कि भारत में कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में शांतिपूर्ण सहयोग दे सकूं, यानी कांग्रेस को कमतर करके आंका जाने लगा दिखाने के लिए। लेकिन यही लॉर्ड कर्जन है जिनको लंदन से एक चिट्ठी आई थी और आज भी आर्काइव में रखी है। वो चिट्ठी लंदन के एक अधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी जो भारत के शासन के लिए सर्वोच्च जिम्मेदार था, मैंने वो पदनाम आपको बताया है, भारत सचिव, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था, भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था का अल्टीमेट जिम्मेदार होता था। लॉर्ड भारत सचिव मिस्टर रिजले ने एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड कर्जन को इशारों में, और वो इशारा कर्जन समझ गया। वो चिट्ठी थी, संगठित बंगाल शक्तिशाली है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। और इसी चिट्ठी को पढ़ने के बाद लॉर्ड कर्जन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और 1905 में उसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल नाम के प्रांत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या में बांटा गया और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य जनसंख्या में बांटा गया। और हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके अपना उल्लू सीधा करने की नीति पर अंग्रेजों ने खेल खेलना शुरू किया। यहां से भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को देखकर भारतीय राजनीतिक दल आग बबूला हो गए और कांग्रेस की जो नई पीढ़ी, नवयुवकों की पीढ़ी आई थी, उन्होंने प्रथम चरणीय उदारवादी राष्ट्रीयता के व्यवहार के जगह पर अब उग्रवादी क्रांतिकारी व्यवहार अपनाने का निर्णय लिया और यहीं से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दूसरे चरण में प्रवेश कर ले जाएगा। तो क्या यह आंदोलन पूर्णतः असफल मान लिया जाए? नहीं, यह अतिशयोक्ति है। दरअसल 1885 से 1905 के बीच में जो 20 साल का आंदोलन है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक विषयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने की जो कोशिश कांग्रेस ने की थी, अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भरोसा करते हुए की थी। इस दौर में अंग्रेजों ने सिर्फ एक कानून बनाया था, वो हमने आपको पहले पढ़ाया है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इस भारतीय परिषद अधिनियम में कांग्रेस की जो मांग थी कि साहब वायसराय की कार्यकारिणी में हम भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और होता भी था। लेकिन अभी तक अंग्रेज उन्हें सेलेक्ट कर लेते थे, यानी अंग्रेज अपनी पसंद के भारतीयों को चुन लेते और ऑफिस में ले आकर मूर्तियों की तरह बिठा लेते। वो भारतीय अंग्रेजों के ही लोग होते, वो हर बात में अंग्रेजों की जी हुजूरी करते, यस्सर करते। कांग्रेस की मांग थी कि आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट लेते हैं वो सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड कैंडिडेट लीजिए, हम जिन्हें चुनकर आपको दें उन्हें अपनी कार्यकारिणी परिषद में रखिए और उनके माध्यम से भारतीयों के लिए कानून बनाइए जिससे हमारा प्रतिनिधित्व हो सके। पहली बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये इलेक्टेड प्रक्रिया को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। हालांकि कहीं भी कानून में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया इस कानून का है उसमें कांग्रेसियों की मांग, भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग, इलेक्शन करवाने की मांग को अंग्रेजों ने एक सैद्धांतिक सहमति इसमें दे दी। सिर्फ यही एक सफलता इस आंदोलन की है, इसके अलावा कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। यहां मैंने दिखाया कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति में कांग्रेस की गतिविधियों की हमने चर्चा कर दी।
परिणाम प्रभाव में 1892 का भारत परिषद अधिनियम बता दिया। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया हमने समझाने की कोशिश की, जैसे लॉर्ड डफरिन का क्या व्यवहार था, एल्गिन द्वितीय का क्या व्यवहार था, लॉर्ड कर्जन का क्या व्यवहार था। इस प्रकार भारत में प्रथम चरणीय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां संपन्न हो गई। फाइनली इस चरण का परिणाम क्या दिखता है? भारतीय राष्ट्रीयता का दबाव अंग्रेजों पर बढ़ने लगा। ये एक सफलता थी इस आंदोलन की। अंग्रेजी प्रतिक्रिया क्या हुई? भारत सचिव रिजले का कथन मैंने आपको बताया कि संगठित बंगाल से वो डरने लगा। संगठित बंगाल से मतलब क्या है? बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे। यही संगठित बंगाल उसे बुरा लग रहा था और इन्हीं को अलग करने का खेल किया अंग्रेजों ने, और वो उसमें सफल रहे, हम भारतीय असफल रहे। अगला बंगाल का विभाजन हो गया। तो अंग्रेजी प्रतिक्रिया में भारत सचिव रिजले का कथन आपको बताया गया, बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया बताई गई। यहां से आंदोलन अगले चरण में जाएगा। तो अब हमने राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 में अब बंगाल का जो विभाजन अंग्रेजों ने किया उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। यहां से प्री में सवाल है, बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था और बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके परिणाम क्या हुए? ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन का छद्म उद्देश्य, झूठा उद्देश्य, नकली उद्देश्य प्रचारित प्रसारित किया कि यह प्रांत बहुत बड़ा है, प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांत को 2 टुकड़ों में बांटा गया। ठीक, बहुत से लोगों ने इस बात को उसमें मान भी लिया था, लेकिन इतिहासकारों ने जब इसका विश्लेषण किया तो इसका वास्तविक सच सामने आ गया। वास्तविक सच ये था कि बंगाल को हिंदू बाहुल्य जनसंख्या पश्चिमी बंगाल और मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या पूर्वी बंगाल में बांटा गया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। कैसे? हर चीज के प्रमाण के साथ बात करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल के विभाजन का वास्तविक सच यहां पर लिखा गया। प्रारंभिक स्थिति, उद्देश्य और कारण। प्रारंभिक स्थिति, राष्ट्रवाद का बढ़ता तनाव। उद्देश्य क्या था? छद्म उद्देश्य मैंने बताया कि बंगाल का प्रांत बड़ा है इसलिए विभाजित किया जा रहा है। वास्तविक उद्देश्य क्या था? वो बंगाल की राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता से डर गए थे, इसलिए भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटने का कुचक्र रचना शुरू कर दिया। बंगाल की स्थिति, हम किस बेसिस पे ये आरोप लगाते हैं? क्या कोई प्रमाण है हम भारतीयों के पास? है, क्योंकि आपको जब कथन कारण में दे देगा कि क्या ये कथन है, ये स्टेटमेंट सही है, तो आप ए करिए, बी करिए, सी और डी करिए, या इनमें से क्या सत्य नहीं है, तो आपको सारी बात पता होनी चाहिए। तो चलिए उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें। बंगाल की स्थिति, घटनाक्रम। बंगाल की भौगोलिक और जननांकिकी स्थिति यानी डेमोग्राफिकल स्टेटस, हम जनसंख्या के आधार पर इसे प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे पूछा गया है। आज का असम, पूर्वी बंगाल और राजशाही, ढाका और चटगांव, यानी कुल मिलाकर ये बांग्लादेश के अंतर्गत आने वाले सारे इलाके हैं जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो असम का कुछ हिस्सा और आधुनिक बांग्लादेश का हिस्सा पूर्वी बंगाल के अंतर्गत था। क्षेत्रफल था लगभग 1,06,540 वर्ग मील। इसमें जो मुस्लिम जनसंख्या थी, अब रिमार्केबल बात है, मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक थी, 1,80,00,000 की मुसलमान आबादी थी, जबकि हिंदू यहां पर अल्पसंख्यक थे। इनकी जनसंख्या 1,20,00,000 थी। इस प्रकार ये मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या में बांट दिया गया। 3,10,00,000 की जनसंख्या थी पूर्वी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल देखें, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आज का बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आता है। ये 1,41,580 वर्ग मील का क्षेत्र था। इसमें मुस्लिम जनसंख्या अल्पसंख्यक थी मात्र 90 लाख, जबकि हिंदू जनसंख्या बहुमत में थी 4,50,00,000। कुल मिलाकर 5,40,00,000 लोग इस इलाके में रहते थे। इस प्रकार हिंदू बाहुल्य जनसंख्या पश्चिम में और मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या पूरब में रख दी गई। और ये जो बीजारोपण हुआ, इसी का परिणाम हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए तो यही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना और बाद में 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम के एक नए देश के रूप में उभरा। ठीक है ना।
IR जब आप लोग IAS में पढ़ेंगे तो यहाँ तो उसकी बहुत सारी नीतियां निर्धारित होंगी। ये प्रमाण है जो बताता है कि बंगाल के विभाजन की वास्तविक स्थिति कुछ और थी। वो चाहते तो कुछ और करना थे, दिखाते कुछ और थे। चाहते थे बंगाल में जो राष्ट्रीय एकता हिंदू मुस्लिम की है उसे बांट दिया जाए और इन्हें आपस में लड़वाया जाए, और लड़वाया भी। लेकिन दिखाया क्या कि भाई देखिए प्रांत बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, एक गवर्नर सारे इलाके को नहीं देख पाता, इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांटकर इसका शासन करेंगे, आपके हित में ही करेंगे। तो ये उनका मोटिव था। शालिनी वर्मा लिखती हैं कि सर आपके क्लास का टाइम क्या है, प्लीज बता दीजिए। बेटा शालिनी, मैं पहली बार ये नाम देख रहा हूं, शायद आप लेट से आपने ज्वाइन किया है। ये GS UP PCS प्री का ये पहला बैच है जिसमें मैं पूरा कोर्स पढ़ा चुका हूं हिस्ट्री का, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का ये आखिरी टॉपिक बचा रह गया था किसी कारणवश, और वो क्लास आज एक्स्ट्रा क्लास के रूप में लगाई गई है जिसका टाइम अनाउंसमेंट 3:30 बजे था। तकनीकी कारणों से ये क्लास 4 बजे से शुरू हुई जो लगभग 7 बजे तक जाएगी। ठीक है, जो लगभग 7 बजे तक जाएगी। ये केवल एक दिन का सेशन है, आज ही ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जो हमारा सेकेंड बैच में रेगुलर टाइमिंग है हिस्ट्री की, वो 8:45 से है। तो आप किस बैच में एक बार चेक कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन टीम से बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई और समस्या हो तो आप चैट पे लिख दें, हम उसे एड्रेस कर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब बंगाल के विभाजन से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहां से सवाल बनते उसे समझ लीजिए। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई। और ये लागू कब होगा, इसका विरोध कब से शुरू हुआ, तो हम भारतीयों ने 7 अगस्त 1905 से विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये आंदोलन था स्वदेशी व बहिष्कार। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने नहीं शुरू किया था, इस समय तक गांधी जी नहीं है कहीं सीन में। तो भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन ये 1905 ईस्वी से शुरू होगा, और स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन का रूप होगा। स्वदेशी में हम भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय उत्पाद, भारतीय प्रणाली को स्वीकार करने को प्राथमिकता देंगे, भारतीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, अंग्रेजी स्कूल से बच्चों को निकालेंगे। ये था स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप। और बहिष्कार था, हम विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी सेवा का हम बहिष्कार करेंगे, यहां तक कि हम अंग्रेजी न्यायालय में जाने से बचेंगे, हम गांव की पंचायत में अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे, हम अपनी देसी भाषा, देसी गीत और देसी सम्मान पर काम करेंगे। तो स्वदेशी और बहिष्कार का एक तुलनात्मक शब्द है। आपसे स्वदेशी शब्द पर भी सवाल पूछा गया कि स्वदेशी शब्द भारतीय इतिहास में पहली बार किसने दिया, तो सामुदायिक रूप से इसकी चर्चा दयानंद सरस्वती ने की। राजनीतिक रूप से इस विषय की चर्चा दादा भाई नौरोजी ने की। कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। लेकिन स्वदेशी आंदोलन चलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक साहब को है इस दौर में। तो स्वदेशी को लेकर 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम आ गए। प्रारंभिक रूप से भारतीय संस्कृति में स्वदेशी को महत्ता देने का काम किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। राजनीतिक रूप से इसका पहली बार प्रयोग किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मन से भी पहली बार कितने प्रयोग किया, दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन स्वदेशी को एक आंदोलन का रूप किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। इसी समय बंगाल के विभाजन के बाद से स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन का नारा लगाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, विभाजन को लागू करने की तिथि अंग्रेजों ने कब डिसाइड की थी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। ये विभाजन लागू होने की तिथि थी। इस तिथि को हम भारतीयों ने ब्लैक डे के रूप में मनाया, इसे शोक दिवस घोषित कर दिया। इसी दिवस को राखी दिवस मनाया। हिंदुओं ने मुसलमानों की कलाई पर राखी बांधी और रक्षा का वचन लिया। इस समय गंगा स्नान किया गया, राम राज्य स्थापना की घोषणा की गई। ऐसी बहुत सी चीजें इस दौर में की गई जो विरोध स्वरूप दिखाई गई। इसके खिलाफ भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। अंत में इस बंगाल के विभाजन को क्या किया जाए, इसकी जांच करने के लिए कमेटी स्थापित की गई 1906 ईस्वी में। उसका नाम था अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी ने विभाजन को अनुपयुक्त बताया और विभाजन को वापस लेने का सुझाव दे दिया। तो इस विभाजन को वापस कब लिया गया, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन राज परिवार के एक सदस्य भारत आए थे
और उन्होंने भारत में दिल्ली में एक दरबार किया था और दिल्ली दरबार में घोषणा कर दी कि भाई बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। इसी दरबार में एक और घोषणा की गई कि अब अंग्रेजों की राजधानी बंगाल से उठाकर दिल्ली ले आई जाए। और इसी घोषणा के बाद 1912 फरवरी 1912 ईस्वी तक आते आते कलकत्ता से तामझाम समेटकर अंग्रेज दिल्ली पहुंच गए। तो अंग्रेजों की दिल्ली राजधानी की घोषणा कब हुई? तो 1911, दिसंबर 1911। और स्थानांतरित कब हुई? तो 1912। ये दो अलग अलग वर्ष एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। 1912 ईस्वी में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं और ये सॉफ्ट में आपको हमने भेज दिया है। आगे बात करते हैं परिणाम एवं प्रभाव। मैंने बताया कि 1906 ईस्वी में अरुणडेल कमेटी की स्थापना हो गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ? विभाजन की समाप्ति की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को कर दी गई। अंग्रेजों ने टटोला हमें, ये कितना दब सकते हैं, और हम जब नहीं दबे तो अंततः हमारे खिलाफ उन्होंने क्या किया? विड्रॉ कर लिया अपना फैसला। लेकिन सांप्रदायिकता का जो बीज उन्होंने बोया था वो पुष्पित और पल्लवित होने लगा, और इसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय चरणीय आंदोलन में हम भारतीय बिखरेंगे। कैसे बिखरेंगे? द्वितीय चरणीय आंदोलन को समझाते हैं तो बात समझाएंगे। शालिनी बेटा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप किस बैच के स्टूडेंट हो और कोई डाउट है तो जरूर आप अपने सवाल रखेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन के हम द्वितीय चरणीय संघर्ष को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि समय हमने 4 बजे से क्लास को स्टार्ट किया है। 1.5 घंटे के बाद हम लोग एक 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, तब हम द्वितीय चरणीय आंदोलन को आपके बीच में रिकंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। मेरी घड़ी के हिसाब से, ऑफिस की घड़ी के हिसाब से 4:35 के आसपास का समय हो रहा है, ठीक? सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। 10 मिनट बाद 4:45 पर हम लोग क्लास में वापस होंगे, ठीक? 4:45 को हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। 15 मिनट का एक छोटा ब्रेक लें। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चलिए 10 मिनट का इसलिए छोटा सा ब्रेक दे दिया कि आप वॉशरूम वगैरह हो लें, फ्रेश हो जाएं। हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ा बैकअप लेकर, जो क्लास पढ़ भी चुके थे हम लोग लास्ट टाइम, हमने वहाँ से कनेक्ट किया कि आप हमारे साथ जुड़ सकें उस बैकग्राउंड के साथ जो हमने एक लंबे समय तक मॉडर्न इंडिया के लिए दिया था, ठीक है? हमने राष्ट्रवाद के उद्भव की परिस्थितियाँ समझ ली, राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला चरण समझ लिया। अब हम लोग द्वितीय चरण के विषय को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो द्वितीय चरणीय संघर्ष है उसका टाइम फ्रेम 1905 से 1919 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है, राइट? अब इसकी कुछ गतिविधियों पर बात करें, वो कारण क्या थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से द्वितीय चरणीय आंदोलन प्रथम चरणीय आंदोलन के एकदम उलट, प्रथम चरणीय आंदोलन जो उदारवादी अहिंसक था वो द्वितीय चरणीय आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया। तो कोई तो परिस्थिति रही होगी, उस पर जरा चर्चा कर लें, कथन कारण में सवाल होंगे, ठीक है ना? पहला तो कांग्रेस की जितनी भी मांगे थी वो लगभग अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं की थी, तो एक तरीके से ये कांग्रेस की असफलता का दौर था। दूसरा, भारत में अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव के तहत महंगाई बढ़ रही थी और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। ऊपर से अकाल ने स्थिति और खराब कर दी थी। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में अब कुछ भी हो रहा था, आम भारतीयों को समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे कौन है, तो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की नीतियां हैं।
पहले अंग्रेज ये कहते थे कि भाई मैं क्या करूं, अकाल तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बुद्धिजीवियों ने हर भारतीय को समझाने में सफलता प्राप्त की कि अकाल तो पहले भी आते थे। पूर्वजों से बात किया, लोगों ने याद के सहारे बताया कि जब भारतीय शासक थे, कितने भी बुरे शासक थे, तो अकाल के दौर में कर माफ कर देते थे और कभी कभी राजकीय सहायताएं भी मिल जाती थी, जिससे जीवन जीना दुष्कर नहीं रहता था, कठिन जरूर होता था। लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था में तो अकाल के दौरान भी टैक्स वसूले गए, उत्पादन नहीं हुआ तो लोग भूखमरी और कई बार अकाल की त्रासदी का शिकार हुए। तो इन सब व्यवस्था से, अंग्रेजी व्यवस्था से हम भारतीय नाराज चल रहे थे। इस दौरान अंग्रेजों ने अपने हित को साधने के लिए पश्चिमी व्यवस्था को भारत में थोपना, पश्चिमी उत्पाद को भारत में बेचना शुरू करके मुनाफा कमाना शुरू किया, जिसको बढ़ता पश्चिमीकरण कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इस दौर तक आते आते परिवर्तित होने लगी थी। 1905 तक का दौर, अगर यूरोपीय राजनीति को आप देखेंगे तो चीजें बदल रही थी। भारत में भारत के पढ़ने वाले लोग अब अंतरराष्ट्रीय विषय वस्तुओं की तुलना करने लगे थे भारत के साथ। भारत में स्वाभिमान का विकास हो चुका था। जो नई पीढ़ी थी वो पुरानी पीढ़ी की तरह समझौतावादी नहीं थी, उसमें उतना पेशेंस नहीं था कि वेट करो, अंग्रेज खुश होंगे तो कुछ दे देंगे, वो तो तुरंत रिजल्ट चाहती थी। बंगाल के विभाजन ने आग में घी का काम किया, क्योंकि लोगों ने समझाने में सफलता प्राप्त की कि दरअसल बंगाल का विभाजन प्रशासनिक असफलता का परिणाम नहीं है, हम हिंदू मुसलमान को अलग अलग करने की रणनीति है। क्योंकि अगले ही वर्ष 1906 में एक संस्था विकसित कर दी गई जिसका नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। उस संस्था ने 1906 में अपनी मांग रखी पृथक निर्वाचक मंडल, और उसके पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मान ली भी गई। अभी सब डिटेल करूंगा, बस लिंक दे रहा हूं, घबराएंगे नहीं। कोई बात अगर समझ में ना आए तो तुरंत आप लोग हमें डाल दिया करिए क्वेश्चन, तो मैं तुरंत देख लूंगा और उसे डिटेल कर देने की कोशिश करूंगा। कुंती जी ने लिखा, अगेन गुड इवनिंग, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आपने रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, सो इन कारणों से भारत में द्वितीय चरणीय आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी। हम भारतीय नाखुश थे, कुछ प्राकृतिक कारणों थे, कुछ अंग्रेजी नीतियों थे, कुछ अपनी दुर्व्यवस्था से, और अब हमें पेशेंस नहीं था, स्वाभिमान जग चुका था, हम कुछ पाने के लिए कुछ भी कीमत अदा करने को तैयार हो चुके थे। इस दौरान बंगाल के विभाजन ने आग में घी का काम किया और आंदोलन अपना रुख परिवर्तित कर लेता है। क्या हुआ इस दौर में, इसकी चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति, पहले हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे। इस दौरान जो आंदोलन हुआ उसका सैद्धांतिक रूप से हम स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में ना आए तो पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है। चलिए, इस दौर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस दौर में हम सिर्फ अभी कांग्रेस की बात करते हैं, ठीक, कांग्रेस की। कांग्रेस का 1907 ईस्वी तक आते आते विभाजन हो गया और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। एक बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के खिलाफ 1906 में विरोध हुआ। 1907 तक आते आते बाकायदा लाठी डंडे चले कांग्रेस के अधिवेशन में। मेंस के क्लास में विस्तार से समझाएंगे भी। सिर्फ इतना कि 1907 में जाकर कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। एक टुकड़ा जो पुरानी व्यवस्था और सिद्धांत तथा व्यवहार को मानता था, उदारवादी व्यवहार को मानता था, वे लोग नरम दली कहलाए और वो कांग्रेस में बने रहे। दूसरा टुकड़ा वो था जो उग्र तरीके से, यदाकदा हिंसात्मक तरीके से भी अपनी मांग को प्राप्त करना चाहता था। उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये आगे चलकर गरम दली कहलाए। गरम दल भी आगे चलकर के दो हिस्सों में बट गया। गरम दल भी आगे चलकर दो हिस्सों में बट गया। एक दल कहलाया उग्रवादी। उग्रवादी उन्हें कहा गया जो मात्र विचारों से उग्र होते थे लेकिन हिंसक कार्यवाही नहीं करते थे। आज के उग्रवादी की तरह नहीं जो आतंकवादी हैं। इस समय के उग्रवादी उन्हें कहा गया जो विचारों से उग्र थे लेकिन हिंसा नहीं करते थे। इनमें तीन लोगों की तिकड़ी और एक चौथे सदस्य को जोड़ा जाता है। ये तिकड़ी कहलाती है लाल बाल पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल की तिकड़ी को
उग्रवादी समूह में रखा जाता है। इसमें अरविंद घोष जैसे लोग भी शामिल हैं। सो ये वो लोग थे जो विचारों से उग्र थे लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें उग्रवादी कहा गया। दूसरा, इनसे अलग थे जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया। और यही वजह है कि कई बार पूछा जाता तिलक उग्रवादी थे क्रांतिकारी थे, दोनों थे, तो आप में से ज्यादा तो लोग उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारी उन्हें कहा गया जो विचारों से उग्र और व्यवहार से हिंसक होते थे। ये अंग्रेज बदनाम पदाधिकारियों की हत्या करने, अंग्रेजी राजस्व को लूटने के लिए डकैती करने, हथियारों के गोदामों को लूटने तक से परहेज नहीं करते थे। इस प्रकार हमारा आंदोलन आगे चल करके दो हिस्सों में बंट गया। तो कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई 1907 में, गरम दल और नरम दल। और नरम दल तो कांग्रेस में बनी रही, गरम दल को निकाल दिया गया। गरम दल व्यवहार से दो हिस्सों में बंट गई, जिसे हमने उग्रवादी और क्रांतिकारी कहा। यह तो एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया, गौर से सुनते चलिएगा। अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दूसरे बिखराव में आया, क्योंकि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग नाम की संस्था बना दी गई। इसकी भी कहानी है। कहते हैं कि अंग्रेज पदाधिकारियों ने मुस्लिम समूह के नेताओं से पूछा कि आप लोग इतना खुश क्यों हैं। तो मुस्लिम नेताओं ने कहा, हुजूर 1892 का भारत परिषद अधिनियम हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का हक देता है, जो वायसराय की कार्यकारिणी में बैठेंगे और राजनीतिक निर्णय लेंगे, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा, आप इसको जानते हैं? बोले हाँ, इस सिस्टम को जानते हैं। बोले नहीं जानते। अंग्रेजों ने समझाने में सफलता प्राप्त की कि अगर एक हिंदू खड़ा हो गया और एक मुसलमान खड़ा हो गया और हिंदुओं की जनसंख्या मोर देन 80% है और आपकी जनसंख्या लेस देन 20% है, सारे हिंदुओं ने हिंदू को वोट दे दिया, मुसलमानों ने मुसलमान को वोट दे दिया, तो हर बार जीतेगा कौन? तो हिंदू। हिंदू जीतेगा, हिंदू वोट से जीतेगा, तो हिंदू बात का प्रतिनिधित्व करेगा, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्यों करेगा? ये बात ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां साहब को समझ में आई। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों का हित साधने के लिए एक संस्था बनाई, जिसमें उसका साथ आगा खां साहब जैसे लोगों ने दिया। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बना दी गई। मुस्लिम लीग का गैजेट पढ़ेंगे तो उसका लक्ष्य था अंग्रेजों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए मुसलमानों के हितों को प्राथमिकता देंगे। उसके बाद भारत के किसी अन्य दल यानी कांग्रेस या अन्य धर्म यानी हिंदुओं के बारे में हम विचार करेंगे। ये गैजेट में आप पढ़ सकते हैं। भाषा और शब्द में अंतर है, लेकिन सेंट्रल आइडिया यही निकलेगा। सो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अंग्रेज यही चाहते भी थे। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मूल रूप से दो फाड़ हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस भी दो टुकड़ों में हो गई, गरम दल नरम दल। गरम दल भी दो टुकड़ों में हो गया, तो चार टुकड़ों में तो राष्ट्रीय आंदोलन यहीं बट गया। और 1906 में मुस्लिम लीग ने एक मांग रखी कि नहीं साहब, वायसराय की कार्यकारिणी में भेजने के लिए जितने भी सदस्य चुने जाएं उनमें से कुछ सदस्य मुसलमान होने चाहिए। उन मुसलमानों के लिए कुछ सीट निर्धारित हो जिस पे केवल मुसलमान खड़े होंगे, जिन्हें केवल मुसलमान वोट देंगे। ये था पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। 1906 में उन्होंने मांग मांगी और 1909 में इमीडिएटली उनको ये मांग पूरी भी कर दी गई, क्योंकि ये तुष्टीकरण का दौर था। 1905 के बाद अंग्रेज मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। कांग्रेस जो मांग मांग रही थी 1885 से 1909 तक, वो मांग नहीं मानी गई, लेकिन इमीडिएटली मुस्लिम लीग की मांग मान ली गई। अब आंदोलन दो फाड़ हो गया। आंदोलन में एक और रास्ता बना। कुछ हिंदुओं को लगा कि अगर मुसलमान अपने हितों के लिए मुस्लिम लीग बना सकते हैं तो हिंदुओं के हितों के लिए हिंदू के संगठन बने। 1915 तक आते आते हिंदू महासभा बन गई। हिंदू महासभा बन गई। अब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा कम्युनल पैटर्न पे आ गया। 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों की अध्यक्षता में अंततः ये एक संगठन खड़ा हो गया जो हिंदुओं के हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश करने लगा। अब यहां पर हम चर्चा कर रहे थे सैद्धांतिक पक्ष की, तो उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा की चर्चा कर रहे थे। उग्रवादी चाहते क्या थे? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति यह थी कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। क्या थी विचारधारा? ध्यान से सुनिए। कांग्रेस का उदारवादी दल स्वशासन की मांग करता था, यानी प्रशासनिक सुधार की मांग करता था, जबकि ये दल
अब स्वराज की मांग करने लगा, यानी उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था की मांग करने लगा, जो कांग्रेस से एक स्तर आगे की मांग थी। और अपनी इस मांग को प्रचारित प्रसारित किससे करता था? तो वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करता था। आई रिपीट, कांग्रेस का नरम दल स्वशासन की मांग कर रहा था और उग्रवादी दल जो थे वो स्वराज की मांग कर रहे थे। स्वतंत्रता ये भी नहीं मांग रहे थे। स्वराज का मतलब था उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, ऐसे लोग चुने जाएं जो नीति निर्माण करें और वो नीति निर्माता भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी हों, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, जैसा कि अंग्रेज पदाधिकारी होते थे। ये डिफरेंस था इस विवाद में। विचारधारा का प्रचार, उन्होंने इसके लिए संगठन बनाए, उग्रवादी दल ने अपने संगठन बनाए। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत में एक आंदोलन चलाया जिसे होम रूल लीग आंदोलन कहा गया। आंदोलन इन्होंने चलाया, होम रूल लीग आंदोलन। अब मूल रूप से यह आंदोलन तिलक साहब का नहीं है, यह तो शब्द ही आया है यूरोप से, उसकी चर्चा भी कर देंगे। तो इस प्रकार उग्रवादी विचारधारा का अपना एक स्वरूप था। उग्रवादी विचारधारा का लक्ष्य क्या था? उग्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी विचारधारा का लक्ष्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति। अब क्रांतिकारी हथियारों से उसे प्राप्त करना चाहते थे और उग्रवादी विरोध प्रदर्शन करके ये अधिकार मांग रहे थे, बस ये अंतर था। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा क्या थी? क्रांतिकारी विचारधारा के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार यह था कि क्रांतिकारी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करने से परहेज नहीं करते थे और इसके लिए उन्होंने हथियार उठाए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? रिसर्च में ऐसा पता लगता है कि इस समय का जो आधुनिक वर्ग था वो शिक्षा प्राप्ति के माध्यम से पाश्चात्य विचार और व्यवहार की समझ रखने लगा था। इस समय इंग्लैंड, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, वो अपने आसपास के छोटे मोटे राजनीतिक क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में रखता था। जैसे इंग्लैंड के बगल में स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स नाम के भी छोटे छोटे राजनीतिक इकाई ब्रिटेन के कंट्रोल में थे। इसे सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। आयरलैंड के लोग अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे, अक्सर वो विरोध करते थे, विद्रोह करते थे और जरूरत पड़ने पे हथियार भी उठाते थे। रूस में भी वहां के निहिलिस्ट ऐसे ही हथियार उठाकर अपने अधिकारों को मांगते थे। और यूरोपीय शिक्षा पद्धति से शिक्षित भारत के भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया था। यूरोप में घटने वाली घटनाएं पत्रकारिता के माध्यम से इन तक भी पहुंचने लगी। बहुत से लोग यूरोप पढ़ने जाते तो उनसे भी ये विचारधारा भारत आने लगी। तो भारतीयों ने भी हिंसक साधनों का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में करना शुरू कर दिया। इसके लिए पूरे भारत भर में संगठन बने। सबसे पहला उग्रवादी गतिविधि, क्रांतिकारी गतिविधि या हिंसात्मक गतिविधि महाराष्ट्र में शुरू हुई। महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा कि जो पहला हत्याकांड है, राजनीतिक हत्याकांड आपके देश में, वो महाराष्ट्र में हुआ। किसने किया? दरअसल महाराष्ट्र में प्लेग कमिश्नर रैंड और उनके मित्र एमहर्स्ट को पहली बार व्यायाम मंडल के सदस्यों ने, यानी वहां के दो नवयुवकों ने उनकी हत्या कर दी। तो रैंड और एमहर्स्ट हत्याकांड भारतीय राजनीति का पहला कांड है जिसे व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन्हें मारा था। और व्यायाम मंडल के सदस्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित बताए जाते हैं। तो उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित क्रांतिकारियों ने ऐसे हत्याकांड करने शुरू कर दिए और ये दो भाई थे जिन्होंने मिलकर ये कांड किया था। कहते हैं इन्हें चापेकर बंधु कहते हैं। इन्हें पूछा गया है तो ये कांड रैंड और एमहर्स्ट हत्याकांड किसने किया? तो चापेकर बंधुओं ने किया। वो किस संस्था से जुड़े थे? व्यायाम मंडल से जुड़े थे। तो सबसे पहला राजनीतिक हत्याकांड महाराष्ट्र में हुआ। आगे बढ़े तो बंगाल में भी ये आंदोलन हुआ। बंगाल में युगांतर समिति, मायमेन समिति, व्रती समिति, सुहृदय समिति जैसे अनेक गुप्त संस्थाएं बनी। ये गुप्त संस्थाएं अपना लक्ष्य रखती थीं। लक्ष्य था बदनाम अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या कर देना। इसके लिए हथियार जुटाने के लिए वो भारतीय लोगों से सहयोग मांगते थे। लोग पैसा और औरतें अपने गहने जेवर इन्हें दे देती। ये उसे बेचकर धन एकत्रित करते और उससे हथियार खरीदते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते। अंग्रेज संस्था और शक्ति को डराने की कोशिश करते। बंगाल में ऐसे अनेकों कांड हमें देखने को मिलते हैं। बंगाल के अंतर्गत जो बिहार का इलाका था, मुजफ्फरपुर के जज को बम कांड में मारने की कोशिश की गई। कलकत्ता में ऐसे ही पदाधिकारी को गोली से उड़ाने की कोशिश की गई।
तो ये सब समितियां, इनकी छोटी बड़ी संस्थाएं नहीं थी। युगांतर समिति और व्रती और मायमेन समिति जैसी संस्थियों की संस्थाएं, तो युगांतर समिति की तो संस्था 500 से ज्यादा छोटी बड़ी शाखाएं पूरे बंगाल में थी। तो बड़ी तीव्र गति से बंगाल में भी आंदोलन फैला। पंजाब में भारत माता सोसाइटी, इन्होंने भी वहां हत्याकांड की। मद्रास में भी एक भारत माता सोसाइटी थी, वंशी अय्यर महोदय के नेतृत्व में बनी थी। इन्होंने यहाँ में एक अय्यर नाम का व्यक्ति मिलता है जिसने आशे नाम के जिला मजिस्ट्रेट को गोली से उड़ा दिया। तो ये पूरा आंदोलन फैला। दिल्ली में भी ऐसा आंदोलन हुआ। रास बिहारी बोस और उनके साथियों में मनमथ विश्वास और वसंत विश्वास, दो उनके नौकर थे, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर उस समय बम चला दिया जब राजधानी परिवर्तन के दौरान वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। आज के दिल्ली के चांदनी चौक नाम की जगह पर हाथी पर जब उनका काफिला गुजर रहा था तो उन पर बम फेंका गया मारने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से, ये हम भारतीयों के दुर्भाग्य थे, बम उसे नहीं लगा, उसका सौभाग्य था, वो बच गया। और बम दूसरी तरफ जाकर आम जनता की भीड़ में गिरा, जहां कुछ लोग मारे गए और घायल हुए। धरपकड़ हुई, फांसी भी हुई। रास बिहारी बोस जान बचाकर भाग गए और बाद में वो आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हुए हमें बैंकॉक में मिलेंगे। बैंकॉक और सिंगापुर में इन्हीं की भूमिका है, जिस आजाद हिंद फौज को बाद में सुभाष चंद्र बोस संभालेंगे। ये आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, भारत के बाहर भी हुआ। लंदन में होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोगों के द्वारा, जर्मनी में भी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर सावरकर वहां गए, उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली, शिक्षा ली। अमेरिका में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, गदर पार्टी आंदोलन जैसे आंदोलन हुए, जिन्होंने गदर नामक समाचार पत्र चलाया। महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में विद्रोह किया और राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर ली। इतना ही नहीं, कई अन्य संस्थाएं भी इस दौर में हुई। आपने तोशा मारू कांड सुना होगा और कामा घाटा मारू कांड सुना होगा। ये इसी दौर की घटनाएं थी जिसमें भारत के बाहर भी विद्रोह हो रहे थे, हिंसक विद्रोह हो रहे थे। ये सब क्रांतिकारी आंदोलनों के समूह थे। अब इस दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी अन्य प्रमुख घटनाओं पर हम चर्चा करते हुए चीजों को और आगे से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुंती जी ने सवाल पूछा है, सर जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको पहले बंगाल में नेशनल एंथम के रूप में गाया गया था, ठीक है बेटा। जसवी शर्मा जी कह रही है, सर बंगाल में कौन सी समिति बनी, एक बार बोल दीजिए। बेटा बंगाल में बहुत सारी समितियां बनी। पहला युगांतर समिति, ठीक है, पहला युगांतर समिति, नोट्स में बेटा सब दिया है, युगांतर समिति। दूसरा मायमीन समिति, मायमीन समिति। तीसरा व्रती समिति। चौथा सुहृदयी समिति, ठीक है। 4 समितियां हमने आपको बता दी। सबसे महत्वपूर्ण जो समिति वो युगांतर समिति थी, जो सबसे सक्रिय थी, जिसके सदस्य बहुत सारे थे, बहुत सारे कांड हैं। मेंस में सबके बारे में 2-2 4-4 लाइन आपको बताएंगे, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। प्री में तो केवल कौन सा संगठन कहां से जुड़ा था उससे तो प्रमुख घटनाएं आपसे केवल पूछता, इससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है बेटा। अब आंदोलन की बात करते हैं। इस समय क्या हो रहा था, मैंने बताया कांग्रेस का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हो गई। कांग्रेस का 2 बार विभाजन होगा, पहला विभाजन 1907 में, दूसरा विभाजन 1918 में। हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी 1915 ईस्वी में। इसी दौरान मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा, गांधी जी का उद्भव होगा, होम रूल लीग आंदोलन होगा और इसके परिणाम और प्रभाव पड़ेंगे। अब इसके हर विषय को हम आपको डिटेल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस लिस्ट की चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट की। पहली बार मुस्लिम लीग बना, हमने आपको बताया। अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में नहीं थे, राइट। मुस्लिम लीग के ये जो महान नेता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये कांग्रेसी थे, अभी तक कांग्रेस में थे। जब गांधी जी कांग्रेस में असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ करके मुस्लिम लीग में आ जाएंगे और इस समय से लेकर मरते दम तक वो मुस्लिम लीग में रहेंगे। भारत से अलग पाकिस्तान देश बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है। कब कब मुस्लिम लीग ने आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया, कब अलग हो गई, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आगे,
कांग्रेस का 1907 में हुआ, 1918 में इसका विभाजन क्यों हुआ, इसे समझाने के लिए हम मांटेगू चिमफोर्ड सुधार भी साथ में लेंगे। ध्यान से सुनिए। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था। एक ब्रिटिश पदाधिकारी के भारत आने पर, या यूं कहें राज परिवार के सदस्य के भारत आने पर उसका स्वागत किया जाए अथवा न किया जाए, इस विषय को लेकर मतभेद हो गया और कांग्रेस की अध्यक्षता किसको दिया जाए इसको लेकर मतभेद था। इन विषयों के कारण कांग्रेस में दो दल बन गए और एक नरम दूसरा गरम दल बन गया और नरम दल के लोगों ने गरम दल के लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। ये 1907 में पहला विभाजन था। 1918 में क्यों विभाजन दोबारा कांग्रेस का हुआ, यही समझा रहे, ध्यान से सुनिए। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 1918 ईस्वी तक चलेगा। इस दौरान अंग्रेजों ने हम भारतीयों से सैनिक सहयोग प्राप्त किया। हम बहुत से भारतीय, हिंदू, मुसलमान सब ने मिलकर अंग्रेजी सेना में खुद को भर्ती किया और हजारों की तादाद में हम कटने मरने के लिए विश्व युद्ध में शामिल हो गए, जिसमें न तो भारत कोई पक्षकार था और न भारत के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंग्रेज अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हम भारतीयों ने अपनी बलिदान या अपना बलि वहां दिया। लेकिन इसी बीच में अंग्रेजों को लगा कि हमें भारतीयों से सहयोग चाहिए, तो उन्होंने 1917 ईस्वी में, गौर से सुनिएगा, 1917 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा कि साहब भारतीय बहुत दिन से स्वशासन और स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो क्यों न उन्हें एक उत्तरदायी शासन दिया जाए। ये बात रखी थी ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश सांसद सदस्य मिस्टर मांटेगू ने, जो उस समय भारत सचिव भी थे। मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं भारत सचिव का रोल क्या होता था। 1858 के बाद वो भारत के लिए नीति निर्माण करने वाली जो संस्था थी भारत परिषद, इंडिया काउंसिल, वो उसका हेड होता था और उसी की गाइडलाइन में भारत के लिए नीति निर्माण होते थे। तो भारत सचिव मांटेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा। पार्लियामेंट ने अधिकृत कर दिया, भारत जाइए, वहां के दलों से विचार विमर्श करिए, उन्हें क्या अधिकार चाहिए और एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करिए, कानून बना देंगे। मांटेगू साहब भारत आ गए और भारत आकर उन्होंने भारत के दो बड़े राजनीतिक दल मुस्लिम लीग और कांग्रेस से विचार विमर्श किया और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि साहब आप बहुत दिन से स्वशासन मांग रहे हैं, तो आपको स्वशासन या स्वराज जैसा उत्तरदायी राजनीतिक अधिकार देने की प्रक्रिया में हम एक कदम अभी आगे बढ़ेंगे। प्रपोजल ये होगा कि हम आपको प्रांतीय स्तर पर, चूंकि आपके पास लोकतांत्रिक शासन प्रशासन का कोई अनुभव भारत के पास नहीं है, आपके यहाँ राजतंत्र चलता था, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से कैसे व्यवस्था चलती है इसके लिए एक प्रपोजल देंगे कि प्रांतीय स्तर पर आपको हम कुछ हिस्से में शासन करने का अधिकार देंगे या कुछ अधिकार आपको देंगे, कुछ विभाग आपको देंगे, आप उसका काम संभालिएगा। केंद्र में हम आपको कोई रोल नहीं देंगे। कहते हैं इसे ना तो मुस्लिम लीग ने पसंद किया और ना ही कांग्रेस ने पसंद किया, लेकिन कांग्रेस का एक उदारवादी धड़ा कांग्रेस से ये कहकर टूटकर अलग हो गया कि अरे हम लोग होम रूल मांग रहे थे और होम रूल देने को अंग्रेज तैयार हैं, तो आप लेने को क्यों नहीं तैयार हैं। और होम रूल शब्द भारत में लेकर आई थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की थी। परिणाम स्वरूप श्रीमती एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू जैसे लोग कांग्रेस से खुद ही बाहर निकल गए और उन्होंने उदारवादी राष्ट्रीय संगठन बना लिया, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, राष्ट्रवादी उदारवादी संघ बनाया और उन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग कर दिया, ये कहते हुए कि साहब हम लोग होम रूल मांग रहे थे, अंग्रेजों ने दे दिया, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या था होम रूल और भारत में क्यों लाया गया, कब लाया गया, उसकी चर्चा कर देते हैं। मांटेगू चिमफोर्ड सुधार अधिनियम में डिटेल पढ़ा चुका हूं, इससे प्रांतीय द्वैध शासन आपके देश में आया था। अब बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की। क्या था होम रूल लीग आंदोलन और इसकी चर्चा क्यों इतिहास में महत्वपूर्ण है, जरा उसे समझ लीजिए। होम रूल शब्द आयरलैंड से लाया गया शब्द है। रेडमोंड नाम के व्यक्ति ने पहली बार होम रूल शब्द का प्रयोग किया, यहां मैंने लिख दिया है। भारत में ये विचार लेकर आई श्रीमती एनी बेसेंट, जो मूल रूप से आयरलैंड की निवासी थी। कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी रहीं। 1917 में कांग्रेस के मंच से भारत की पहली महिला अध्यक्ष होने का उन्हें गौरव भी प्राप्त है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करने के बाद यह प्रस्ताव रखा, कांग्रेस के सम्मुख पहले ही रखा था, अध्यक्ष बनने के पहले ही, कि साहब भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाइए, यानी स्वशासन का अधिकार मांगिए अंग्रेजों से।
और उसके लिए आंदोलन चलाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने अपने मन से उन्हें यह आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं दी। तो तिलक साहब ने यह विचार एक्सेप्ट कर लिया और पहले तिलक महोदय ने यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तिलक के आंदोलन की सफलता को देखते हुए तुरंत एनी बेसेंट ने भी यह आंदोलन शुरू कर दिया और इस प्रकार होम रूल लीग आंदोलन 2 स्तर पर भारत में चला। चलिए साहब, हम तिलक के होम रूल लीग आंदोलन की चर्चा करते हैं। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। बॉम्बे प्रांत को छोड़कर उसके आसपास के इलाकों में, बरार क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में इनका प्रभाव था। यहां यह विचार चला और बॉम्बे प्रांत से लेकर के संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। ये सितंबर 1916 में। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में ही शुरू हुआ। अप्रैल में तिलक ने शुरू किया, सितंबर में श्रीमती बेसेंट ने शुरू किया। श्रीमती एनी बेसेंट पूरे भारत और बॉम्बे क्षेत्र में इनका विचार केंद्रित था, जबकि बाकी हिस्सों में यानी बॉम्बे के आसपास के महाराष्ट्र, विदर्भ और कर्नाटक की सीमा में तिलक साहब का प्रभाव था। तिलक साहब केसरी और मराठा जैसे अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचार विमर्श आगे फैला रहे थे, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमन व्हील नाम के समाचार पत्रों से ये विचार का प्रचार प्रसार कर रही थी। न्यू इंडिया और कॉमन व्हील किसके पत्र थे? श्रीमती एनी बेसेंट के। केसरी और मराठा किसके पत्र थे? तो तिलक साहब के। इनके माध्यम से इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ करना शुरू किया। जब अंग्रेजों ने माउंटेन्यू चेंज फोर्स सुधार दिया तो श्रीमती एनी बेसेंट को लगा कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, लिहाजा उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तिलक को बाद में गिरफ्तार किया गया और उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया, दूसरे कारणों से, होम रूल लीग की वजह से नहीं। तो यह आंदोलन समाप्त हो गया। तिलक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत में, बरार में अपना प्रचार प्रसार किया। परिणाम क्या हुआ? बेसेंट ग्रुप ने शेष भारत में यह काम किया। 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। इस प्रकार 1905 से लेकर 1916-17 ईस्वी तक की गतिविधियां हमने आपको बताने की कोशिश की। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कायदे से बिखर चुका था। चलिए, इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर इसे रेखा के रूप में दिखा दूं। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन देखें, पहले केवल कांग्रेस लेकर चली, ठीक। 1885 से लेकर 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के नेतृत्व में बात रही। आगे चल के कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। साहब, ये हो गया नरम दल, आप बना लीजिएगा इसे, और ये हो गया गरम दल। समझना हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। आगे चल के गरम दल भी 2 शाखाओं में बट गई, उग्रवादी और क्रांतिकारी। आगे चल के इस आंदोलन में एक नई शाखा आई, मुस्लिम लीग, और आगे चल के हिंदू महासभा, ठीक। अब पहला विभाजन जो हुआ वो 1907 में हुआ। पहला विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। हिंदू महासभा कब बनी थी? 1915 ईस्वी में। तो हिंदू मुसलमान अलग हो गए, अंग्रेज बड़े खुश। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को अपमान सहना पड़ा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ अंग्रेजों ने गतिविधियां करनी शुरू कर दी। तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने या उसके अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव प्रथम विश्व युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि के माध्यम से लागू कर दिया। इससे मुस्लिम बड़े अपमान महसूस करने लगे। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोस्ती करने का निर्णय किया। कांग्रेस का नरम दल और मुस्लिम लीग दोनों मिलते हैं 1916 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन। इसको कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की? तो अंबिका चरण मजूमदार साहब ने की। इसी दौरान उग्रवादी और क्रांतिकारी दल भी कांग्रेस से क्या हो गए? जुड़ गए। तो जरा देखिए, कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन बिखरा, लेकिन 1916 में राष्ट्रीय आंदोलन एकजुट हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? जरा ध्यान से सुनिएगा। 1917 में अभी मैंने आपको क्या बताया
कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया कि भाई भारतीय बहुत दिन से स्वशासन मांग रहे हैं, दे दो। क्यों? क्योंकि आप एकजुट हो गए थे। 1917 में एकजुट का परिणाम हुआ कि आपको आंदोलन का प्रभाव मिला और 1919 ईस्वी में मांटेंगू चोंसफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता आपको प्रदान कर दी गई। क्लियर होता चल रहा है? आप एकजुट होते हैं तो उसका लाभ कैसे मिलता है वो आपको दिख रहा है। ये राष्ट्रीय आंदोलन की परिस्थिति थी। अब हम बात करते हैं उन विषयों की जिसे हमने अभी पीछे छोड़ा था। 1919 ईस्वी तक आते आते भारत सरकार अधिनियम बन चुका था, लेकिन इस बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अंग्रेज पदाधिकारियों ने वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नया कानून, भारतीय रक्षा कानून बना करके इमरजेंसी पावर अपने पास रख लिया था। विश्व युद्ध के दौरान किसी पर भी शक होने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता, बिना मुकदमा चढ़ाए उसे जेल भेज दिया जाता, काला पानी डाल दिया जाता। सामान्य जो सिविल राइट्स होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, वो जब्त कर लिए गए थे। अब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, कानून खत्म होने वाला था। तो कानून खत्म हो उसके पहले उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई कि क्या भारतीय रक्षा कानून समाप्त करने की स्थिति है, भारत में ये उग्रवादी क्रांतिकारी किस हद तक भारत में अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सदस्यीय कमेटी बनी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और उन्होंने इस पर अपना एक ही वर्ष के अंदर रिपोर्ट भी दे दी। इस पर जो कानून बना उसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने अपना रिपोर्ट दिया 1918 में, और 1919 ईस्वी में इस पर एक कानून बन गया। इसी कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसके बारे में कुछ जानकारी है। रॉलेट एक्ट को लेकर प्रारंभिक परिस्थिति और उद्देश्य, अंग्रेज ये जानना चाहते थे भारत में उग्रवादी क्रांतिकारी किस हद तक खतरा है। भारत में उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां चूंकि बढ़ गई थी, भारत में रक्षा कानून की अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आतंकवादी संबंधी षड्यंत्र फैले हैं, इसके जांच करने के लिए कैसे कानून की आवश्यकता है, इसके लिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में कमेटी बना दी। 1918 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और 18 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून बना। इसी कानून को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तकनीकी रूप से इस कानून का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। अवधि 3 वर्ष के लिए ये कानून बनाकर अंग्रेजों ने अधिकार अपने हाथ में ले लिया। इसी क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को रॉलेट एक्ट या काला कानून या काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध नियम या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि जिसके ऊपर भी ये कानून लागू हो जाता उसे ना तो कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, ना उसे कोई वकील दिया जाता था, और ना ही किसी प्रकार की उसकी दलील सुनी जाती थी। सीधे पकड़ा जाता और उसे जेल भेज दिया जाता। इसके खिलाफ हम भारतीयों ने क्या किया? विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस ने भी अपने प्लेटफॉर्म से इस विरोध को अंजाम देना शुरू किया। इसके तहत 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया। गांधी जी की तरफ से सत्याग्रह सभा का आयोजन भी किया गया। सत्य का आग्रह अर्थात अहिंसात्मक तरीके से अपना पक्ष अंग्रेजों के सामने रखा, इसी को सत्याग्रह कहा गया। सत्य का आग्रह, इसके लिए एक सभा की गांधी जी ने। आगे चल के आंदोलन का निर्णय लिया गया कि 30 मार्च को आंदोलन प्रारंभ किया जाए, और इसके लिए स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल, यहाँ डॉक्टर शब्द अनुचित है, यहाँ मिस्टर सत्यपाल को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप पंजाब में इसके लिए माहौल बनाइए। इसका परिणाम क्या हुआ? 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी भी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे, तो गांधी जी पहुंचेंगे तो अहिंसा हिंसा में न बदल जाए, इसलिए गांधी जी को हरियाणा में पलवल नाम की जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया। जगह का नाम पूछा गया है। गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगेन डॉक्टर हटा दें, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पंजाब में कांग्रेस स्वागत समारोह कमेटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस में जो अधिवेशन होने वाला था उसके सदस्यों के स्वागत करने की तैयारी, जनसंपर्क की तैयारी इन्हीं के पास थी।
अंग्रेजों ने तो उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर दंगा हो गया। माइकल ओ डायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने इस दंगे की आड़ में पंजाब विशेषकर अमृतसर जिले का शासन सैनिकों को दे दिया और वहां सैनिक साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से वहां पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर दिया गया और उसका सारा कार्यभार एक ब्रिगेडियर को दे दिया गया। उस ब्रिगेडियर का नाम मिलता है ब्रिगेडियर जनरल आर डायर। अब यहां दो डायर हैं बेटा, ध्यान से नाम याद रखना आप लोग। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है माइकल ओ डायर और वहां के ब्रिगेडियर जनरल का नाम है आर डायर। ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को शहर का प्रशासन और सैन्य नियंत्रण दे दिया गया कि भाई कोई अराजकता होगी तो तुम अपने मिलिट्री कानून के तहत संभाल सकते हो, अब सिविल लॉ लागू नहीं होगा। इसी बीच में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन पड़ा। हमने पंजाबियों के बारे में पढ़ाया था कि साल में 2 बार अमृतसर में इकट्ठा होते थे पंजाबी समूह के लोग, एक दिवाली के अवसर पर और एक बैसाखी के अवसर पर, और सब मिलकर के सामूहिक निर्णय लेते थे। इस समय का सदुपयोग करना चाहा क्रांतिकारियों ने, अंग्रेज विरोधी आंदोलनकारियों ने। उन्होंने बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन किया एक पार्क में, जिसे जालियांवाला बाग का पार्क कहा गया। इस सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और अंग्रेजों के रॉलेट कानून के अगेंस्ट भाषणबाजी कर रहे थे। एक सूचना पर, यानी एक विद्रोही, एक खुफिया सूचना पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर सैनिकों का एक दस्ता लेकर जालियांवाला बाग में घुस गया और उसने बिना चेतावनी के गोलीबारी कर दी। हालांकि उसने अपने वक्तव्य में लिखा है कि मैंने माइक से अनाउंस किया, लेकिन हमारे माइक की तुलना में स्टेज का माइक ज़्यादा प्रभावशाली था, इसलिए लोग शायद हमारी वार्निंग सुन नहीं पाए। हमने हवाई फायर किया तो भगदड़ मच गई। हमारी गोली से लोग नहीं मरे, लोग एक दूसरे को कुचल देने के कारण मरे। इसमें काफ़ी हद तक सत्यता भी है। गोली कम लोगों को लगी थी, लोग कुचलने से ज़्यादा मरे थे, घायल ज़्यादा हुए। 13 अप्रैल 1919 को भयानक हत्याकांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मात्र कुछ 100 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की, जबकि एक्चुअल जनसंख्या करीब 1,500 से 2,000 लोगों की थी। अब इसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम पूछा गया हंटर कमेटी 1919 ईस्वी में, और हम भारतीयों ने भी एक इसकी जानकारी करने के लिए कमेटी बनाई, जिसे तहकीकात कमेटी का नाम दिया गया, जो 1919 ईस्वी में बनाई गई। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने चूंकि हंटर कमेटी में लीपापोती की गई, हालांकि इसमें भारतीय और अंग्रेज सदस्य मिलाकर कुल 8 लोग थे, लेकिन इसमें कहा गया कि ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने कोई अपराध नहीं किया है, बस उसने अपने प्रशासनिक दायित्वों को आवश्यकता से अधिक कड़े अनुशासन से निभाया, इसलिए दुर्घटना हो गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया और लंदन भेज दिया गया उसकी जान को बचाने के लिए, जहां लंदन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहते हुए उसको सुरक्षित रखा गया, उसे सम्मानित किया गया। वहां के गिल्ड एसोसिएशन यानी व्यापारिक समूह ने उसे 2 करोड़ रुपए उस जमाने में दिए और उसे एक चांदी की तलवार भेंट की, उसे बहुत सम्मानित किया गया। इन सब बातों से हम भारतीय बड़े दुखी हुए। तहकीकात कमेटी में कांग्रेस के नेतृत्व में जब ये कमेटी बनी तो उसमें मांग की गई कि मृतकों और घायलों को हर्जाना दिया जाए और पदाधिकारियों को दंडित किया जाए जो इसके लिए दोषी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात से हम भारतीय असंतुष्ट थे और इसी असंतोष का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड वो टर्निंग पॉइंट है जहां से द्वितीय चरणी उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त होगा और यहां से गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन का दौर शुरू होगा, जिसे गांधीवादी युग के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तृतीय चरणीय आंदोलन। ठीक, यहां मैंने नाम डाल दिया हंटर कमेटी में कौन कौन से अंग्रेज सदस्य थे। लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे, जस्टिस रस्किन थे, WF राइस थे, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो थे, सर थॉमस स्मिथ थे। भारतीय सदस्यों में सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। 3 हिंदू, मतलब 3 भारतीय और 5 अंग्रेज, कुल मिला के 8 सदस्यीय ये टीम, जिसे हम लोग हंटर कमेटी कहते हैं, वो सिर्फ लीपापोती करके बात आगे बन जाती है। ठीक है,
तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू साहब ने की थी और कुछ भारतीय सदस्य उसमें शामिल किए गए थे। इस प्रकार द्वितीय चरणीय आंदोलन समाप्त हुआ। मैंने यहां पर अभी एक लिस्टिंग की थी, अगर आपने पहले ध्यान दिया हो। ये देखिए, मैंने दिखाया था आपको कि 2 चरणीय आंदोलन अभी तक आप पढ़ चुके। प्रथम चरण का जो आंदोलन था वो 1885 से 1905 ईस्वी। द्वितीय चरण का आंदोलन हमने पढ़ा जो 1905 से 1919 ईस्वी तक। इस समय आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उतार चढ़ाव, इसके बिखरने, फिर एकजुट होने, इन परिस्थितियों को आपने समझने की कोशिश की। अब हम एंटर कर रहे हैं तृतीय चरण में, जिसे गांधीवादी युग के नाम से जाना गया है। ठीक है, हम तृतीय चरण के आंदोलन में